तो अब हम लोग एवोल्यूशन के इस टॉपिक में एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें एक पहला लाइफ आया और उसके आगे डाइवर्जन हुए अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। एक्चुअली जो पहला लाइफ फॉर्म आया था, आप जानते भी हैं कि लाइफ को वहीं से मान लिया गया जब पहला सेलुलर लाइफ जो आया वो बार बार अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। आप ये भी जानते हैं कि ये सारा काम सी वाटर में हो रहा था। सी वाटर की एक खास बात ये थी कि वहीं पर न्यूट्रिएंट्स भी थे। आपने मेरे पहले लेक्चर में ही पढ़ा है। उस समय क्या था, न्यूट्रिएंट्स पूरी सी वाटर में थे। अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स सारे बिखरे पड़े हुए थे। उन्हीं में से किसी ने असेंबल्ड होकर के पहला सेलुलर फॉर्म बनाया। अब जो बनने वाले जो सेलुलर फॉर्म थे वो बार बार डिवाइड करते थे और अपने ग्रोथ के लिए सी वाटर के ही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा तो फिर हम समझ पाएंगे। पहला जो सेलुलर लाइफ फॉर्म बना वो सी वाटर में बना। इस सी वाटर के भीतर ही ये पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हुआ और इसने अपने चारों एक मेम्ब्रेन बनाई और उसके भीतर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब के मिलने से ये पहला सेलुलर लाइफ आया और ये बार बार डिवाइड करना शुरू किया। जब ये डिवाइड करना शुरू किया तो इसको बार बार डिवाइड करने की वजह से इसको ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती थी। और आप जानते हैं यहां पर न्यूट्रिएंट्स इसी सी वाटर से मिल जाते थे। सी वाटर से न्यूट्रिएंट्स ले लेकर के ये लगातार ग्रोथ करता जाता था। लेकिन हुआ क्या, कुछ देर बाद यहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी सी वाटर में। तो होगा क्या, सरवाइव करने के लिए अब इसको नए रास्ते तलाशने शुरू करने पड़े, वरना सर्वाइवल का खतरा था। तो हुआ ये कि ये अब ऑटोट्रॉफिक फॉर्म में आना शुरू करने लगे। तो हुआ क्या, पहले था हेटेरोट्रॉफिक, दूसरे पर बेस थे, बाहर से न्यूट्रिशन लेते थे। बाद में ऑटोट्रॉफिक लाइफ आया, खुद से न्यूट्रिशन बनाने की कोशिश की गई। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक फॉर्म को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपने बैक्टीरिया का न्यूट्रिशनल जो प्लान्स हैं अगर आप उसको देखेंगे तो बैक्टीरिया के अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन टेक करने के तरीके हैं। आप देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आप इस तरीके से जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं। दूसरा पैटर्न ये होता है कि ये जितने भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद एनर्जी पाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। आपने रिस्पायरेशन के दौरान पढ़ा होगा, मेन प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन में क्या, ऑक्सीडेशन, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने पढ़ा होगा। रिस्पायरेशन का जो चैप्टर है 11th में, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। उसमें होता क्या है, आयंस के ऑक्सीडेशन से लास्ट में एटीपी की एनर्जी बनती है। यानी चाहे न्यूट्रिएंट्स खुद बनाए जाएं या कहीं से लिए जाएं, लास्ट में एटीपी पाने के लिए क्या करना पड़ता है, आयंस का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के फॉर्म में। यह बेसिक प्लान है। चाहे प्लांट्स रिस्पायरेशन के दौरान वो काम करें या एनिमल अपने बाहर से फूड लेकर के, हमारे जैसे लोग खाना खाते हैं, फिर उस खाने को पचाते हैं, फिर वो ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल में जाता है, सेल में जाकर के क्या होता है, सेल में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। और उसके लास्ट स्टेज में क्या होता है, आपने देखा होगा, लास्ट स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें आयंस के ऑक्सीडेशन से एटीपी की एनर्जी बनाई जाती है। टर्मिनल स्टेज क्या है, आयंस का ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में भी यही चीज होती है। बैक्टीरिया से लेकर के हायर लाइफ जो फॉर्म्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट स्टेप है वही हर जगह इस्तेमाल में आता है। वो कैसे इस्तेमाल में आता है, आपको वो बात मैं आपको बताता हूं। यहां पर जब शुरुआती जो बैक्टीरिया थे वो न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू किए तो वो कुछ एनिमल जैसा फूड लेते थे। बाद में क्या, वो ऑटोट्रॉफिक इनको होना पड़ा। इसमें भी क्या करते थे, कुछ ऐसे रहे जो मिनरल्स को,
आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि मिनरल्स के ऑक्सीडेशन से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनर्जी जनरेट करते हैं। मिनरल्स के या मिनरल आयंस के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट करते हैं। ये चीज़ आप देखेंगे जैसे Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट करके कुछ बैक्टीरिया एनर्जी जनरेट करती हैं। यहाँ तक आप फोकस करेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ H2S को S में, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या करती है, H2S से S में कन्वर्ट करके एनर्जी जनरेट करती हैं। ये लगभग वैसा ही स्टेप है जैसे ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलता है। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शुरुआती बैक्टीरिया जो यहां से न्यूट्रिएंट्स लेती थी, जब फूड की कमी हुई तो उन्होंने इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनटेक करने के बजाय अब इनऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी लेना शुरू किया। मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात बता रहा हूं वो आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड है। थोड़ा सा आपको ये लिंक करता है, आपको जोड़ता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और थोड़ा सा यहाँ इवोल्यूशन की प्रोसेस आपको पता चल रही है। बाद में क्या हुआ, मिनरल आयंस के इस तरीके से इस्तेमाल करने से या सल्फर के ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी जो प्रोड्यूस करने का पैटर्न था, इससे भी बेहतर एक और पैटर्न बनाया गया जो लगभग फोटोसिंथेसिस से मैच करता हुआ रहा ऑटोट्रॉफिक में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की कॉपी करना शुरू किए। तो उसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उन्होंने क्या किया, H2O के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन को रिलीज करके क्या करने लगे, एनर्जी जनरेट करने लगे। बात समझ पा रहे हैं? जैसे H2S से S, वैसे ही H2O को तोड़ करके फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन जनरेट करे, और उसमें अलग अलग प्रोसेस में वहां पर इस तरीके की कुछ सिचुएशंस बनी जिसमें एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश की जाने लगी। तो हुआ ये कि आप यहां पर जो कंडीशंस आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस की, उसमें होता क्या है, आप लगभग ऐसे ही पैटर्न को फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, जिसमें ओवरऑल आप देखते तो ऐसे हैं, C6CO2 प्लस 12H2O है ना, गिव्स C6H12O6। ये सारी बातें आप पढ़ते हैं। आगे इक्वेशन में ऑक्सीजन भी जनरेट होता, वो मेरा मकसद नहीं है। अल्टीमेटली मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि ये कुछ पैटर्न, कुछ बैक्टीरिया ने इस तरीके के पैटर्न्स बनाने शुरू किए। उससे पहले बैक्टीरिया ने ये पैटर्न बनाया। उससे पहले क्या था, उससे पहले हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का ये अर्ली लाइफ ने तरीका अपनाया था। तो हुआ ये कि ये सारी चीजें आप बैक्टीरिया में देखते हैं। अगर आप इसका फॉर्म देखें तो आप देखते हैं कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, मरे हुए मींस बॉडीज से ऑर्गेनिक मैटर को सक करते हैं, वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ये पैटर्न अपनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे पैटर्न अपनाते हैं। ये बात आपको पता है। सेम इसी तरीके से 3 अलग अलग डायरेक्शन में अब लाइफ बढ़ने लगा। आप देखेंगे कुछ क्या हुए, फंगाई के रूप में आगे डेवलप हुए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एनिमेलिया के रूप में डेवलप हुए, और कुछ क्या हुए, प्लांट्स के रूप में डेवलप हुए। प्लांट्स में भी जो अर्ली प्लांट था, जो इस तरीके के जो प्लांट्स लाइफ का जो पैटर्न जो बाद में डेवलप हुआ जिन बैक्टीरिया ने, तो उसमें थोड़ा और सुधार किया गया। पहले प्रोकैरियोटिक लाइफ प्लान था, उसके बाद उसको यूकैरियोटिक में नेचर ने बदला। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक लाइफ जो शुरू हुई प्रोटोलाइफ से, प्रोकैरियोटिक लाइफ, और उसके बाद यूकैरियोटिक लाइफ शुरू हुई, वो आगे अब 3 डायरेक्शन में बढ़ने लगी। कुछ टोटली डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही डिपेंडेंट रहे जो फंजाई कहलाए, कुछ ने एनिमल के जैसा अपना मल्टीसेलुलर लाइफ प्लान चुना, और कुछ ने फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाया और वो प्लांट किंगडम को डेवलप किए। तो इस पूरी बहस में, इस पूरे डिस्कशन में अभी हम फोकस करेंगे प्लांट के इवोल्यूशन और एनिमल के इवोल्यूशन के बारे में। तो हम उन्हीं के इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक चीज और आप ध्यान दें, यहां पर आपको इवोल्यूशनरी जर्नी में अगर आपको बताऊं तो आप जानते हैं ना, यहां पर सबसे पहले क्या आए, सबसे पहले आया एल्गी, एल्गी के बाद क्या आया, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद क्या आया, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद क्या आया, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आया, एंजियोस्पर्म आया। इस पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में आप देखते हैं पूरा का पूरा लाइफ फॉर्म जो है, जहां एल्गी में हम उसको सीवीड्स भी कहते हैं, बहुत सारे एल्गीज को पता है ना, वो समुद्र में सी वाटर में पाया जाता है, तो वहां से लाइफ शुरू हुआ और वो धीरे धीरे लैंड की ओर बढ़ना शुरू किया। बात समझ रहे हैं? तो अर्ली लाइफ काफी हद तक सी वाटर में जीने के लिए अडॉप्टेड थी। धीरे धीरे जब ये लाइफ धीरे धीरे जब लैंड पर बढ़ने लगी
तो जिंदगी की चुनौती बढ़ने लगी। कैसे? आप जानते हैं, लैंड पर बढ़ते ही न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, या ये कह लें कि जो वाटर की जो सप्लाई है अब ज़्यादा मुश्किल होने लगी। तो इसके लिए प्लांट ने क्या किया, धीरे धीरे वैस्कुलर स्ट्रैंड्स बनाने शुरू किए। जहां ब्रायोफाइट में बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, धीरे धीरे ये टेरिडोफाइट में आया। टेरिडोफाइट से ये काफ़ी हद तक जिम्नोस्पर्म में आया। जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूं। आपने इसको डिटेल में 11th में पढ़ा है प्लांट किंगडम में। उसी बात को मैं यहां पर रिवाइज कर रहा हूं। जहां ब्रायोफाइटा में धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हुआ, उसके बाद उसको और ज़्यादा एडवांस किया गया टेरिडोफाइटा में, जाइलम और फ्लोएम्स को, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वो जाकर के और बेहतर तरीके से डेवलप होते चले गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, कंपोनेंट्स पर भी आप फोकस करें। जहां ब्रायोफाइटा में कोई कंपोनेंट नहीं था, धीरे धीरे कंपोनेंट्स टेरिडोफाइटा में आए और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बढ़ते हुए। आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप ऐसे समझें, ये इवोल्यूशन की ज़रूरत थी। यही वजह है कि धीरे धीरे करके प्लांट्स सी वाटर से दूर और हैर्श एनवायरमेंटल कंडीशन में भी जीने के लिए अब अडॉप्टेड हो गए। बात समझ रहे हैं? तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस चलती रही। वैसे ही हमने एनिमल किंगडम में भी हमने पढ़ा, शुरुआती लाइफ फॉर्म्स क्या थे, इन्वर्टिब्रेट्स थे। धीरे धीरे उसमें ऑर्गन सिस्टम के मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपने मेरा एनिमल किंगडम का जो लेक्चर पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से इग्ना था, फिर उसके बाद ग्नाथोस्टोमाटा, मीन्स धीरे धीरे क्या हुआ, फिशेज आए वर्टिब्रेट्स में। जब हम बात करते फिशेज, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, तो ये धीरे धीरे करके इवोल्यूशनरी प्रोसेस चलती रही। क्या ये घटना एक दिन में हो गया? जितनी बात को मैंने अभी आपके सामने 5 मिनट में समझा दिया, क्या ये घटना सिर्फ 5 मिनट में हो गई? नहीं, इसमें मिलियन ईयर्स लगे। कैसे हुआ होगा, इस चीज़ को मैंने डिटेल में आपको एनिमल किंगडम में समझाया है। काफ़ी हद तक मैंने आपको वहाँ पर इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंसेस हैं उसको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर समय कम है, मेन ओरिएंटेशन मैंने वहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर सिर्फ हम उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे प्लांट लाइफ का इवोल्यूशन हुआ और एनिमल लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो यहाँ बात समझ में आती है कि अगर हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करें तो पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म्स कब आया? 2000 मिलियन ईयर्स पहले आया। आप बस पहले आप ऐसे समझ लें इसका एक फ्लो चार्ट, फिर मैं उस टाइम ड्यूरेशन को समझाते हुए चलूंगा। तो पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया? 2000 मिलियन ईयर्स पहले आया। ये आगे चल करके मैंने आपको बताया ना कि जो पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म आया उसके पास, जो 2000 मिलियन ईयर्स पहले आया था, उसके पास न्यूट्रिशन का जो तरीका था वो हेटेरोट्रॉफिक था। बाद में जब न्यूट्रिशन की कमी होने लगी तो इसने ऑटोट्रॉफिक मोड को अपनाया। ऑटोट्रॉफिक मोड में भी पहले क्या था, वो आयंस के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट करता था। बाद में सन के लाइट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी जनरेट करने की उसने कोशिश किया। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अल्टीमेटली अगर प्लांट लाइफ देखना है तो उसमें फोटोसिंथेसिस को समझना होगा। तो पहला प्लांट लाइफ इसी से आगे चल करके डेवलप होता है। और इसमें अगर प्लांट लाइफ को देखने की कोशिश करें तो हिस्ट्री वाइज देखने को में जो मिलता है वो सीवीड्स और कुछ प्लांट्स के एविडेंसेस हैं जो 320 मिलियन ईयर्स पहले उनके एविडेंसेस मिलते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार के एविडेंसेस आपके सामने देखे गए हैं। तो ये सेडिमेंट्री जो रॉक्स में इस तरीके के हमें फॉसिल्स के एग्जाम्पल से हम इस बारे में अनुमान लगा पाते हैं कि पहला लाइफ फॉर्म कब आया होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स का रेडियोन्यूक्लियोटाइड हम उसका जांच करते हैं और उससे हम उसकी टाइम पीरियड पता करने की कोशिश करते हैं। वो अलग का मैटर है, लेकिन बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि फॉसिल्स की स्टडी करके हमने ये टाइम ड्यूरेशन पता लगाया कि जो फोटोसिंथेटिक लाइफ फॉर्म था उसमें मल्टीसेलुलर मैरीन एल्गी, जिसको सीवीड्स कहते हैं, और कुछ प्लांट्स के बारे में इशारा मिलता है कि वो दुनिया में 320 मिलियन ईयर्स पहले आए। तो सीवीड्स क्या है? मल्टीसेलुलर मैरीन एल्गी हैं। मैं इतना सारा मेहनत इसलिए करता हूँ फ्लो चार्ट का ताकि आप लगे हाथ नोट कर लेते हैं, तो 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर मदद मिल जाएगा मार्क्स गेन करने में। अब आगे चलें तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को यहाँ मैंने एक टाइम ड्यूरेशन में लेकर के चला हूँ, लेकिन आगे का जो टाइम ड्यूरेशन का जो स्केलिंग है,
आप इसको समझ लें। यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें एनिमल्स और प्लांट लाइफ के एवोल्यूशन को अगर आप समझें तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आगे की प्रक्रिया को मैंने एक साथ समझाने की कोशिश किया है। चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस वही होगा जो आपने एनिमल किंगडम में जैसे स्टडी किया है, सीक्वेंस वैसे ही होगा जैसे आपने प्लांट किंगडम की स्टडी किया है। वो जो मैंने आपसे चर्चा किया है उसी आधार पर आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को इतना बेकार तरीके से लिखा है कि उसके बारे में आपको बहुत मुश्किलें होंगी। डेटा जरूर देखिएगा एनसीईआरटी का, उसके एग्जाम्पल्स को याद रख लीजिएगा, लेकिन एक पैटर्न पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन का क्या पैटर्न रहा होगा। सबसे पहले हम एरा की बात करते हैं। एक्चुअली 4 एरा हैं। प्री कैम्ब्रियन, आप बात समझें, प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक एरा है। बात समझें कितने एरा हैं। एरा को अगर आप इधर लिख लें तो आप समझ पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, एरा होता है सबसे बड़ा जो टाइम, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर सबसे बड़ा माना जाता है एरा। हर एरा में पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं, कई सारे पीरियड्स होते हैं। तो अब तक के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब हम इसमें डिवीजन जब बनाते हैं तो एरा जो मिलते हैं वो एरा कितने हैं, एरा है टोटल। यहाँ पर हम जो मेजर एरा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें है प्री कैम्ब्रियन, हालांकि एनसीईआरटी ने इसको भी मेंशन नहीं किया, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद पैलियोजोइक, उसके बाद यहां पर मेसोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक। ठीक है, अब यहां पर पैलियोजोइक में कितने डिवीजन हैं, पैलियोजोइक में फर्दर कई पीरियड्स के रूप में इसके अपने डिवीजन है, मैं उस पर अभी चलूंगा। मेसोजोइक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी 3 डिवीजन है, और यहां पर जब हम सीनोजोइक की बात करते हैं तो यहां मेजर 2 डिवीजन हैं, 2 पीरियड्स हैं। तो आप समझेंगे पैलियोजोइक में कई डिवीजन, मेसोजोइक में फर्दर कई डिवीजन जो कि पीरियड्स के बारे में इशारा करते हैं। तो अभी हम एरा के लेवल पे हमने कितना एरा बताया, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक एरा। अब इसमें जब हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा के बारे में बात करते हैं तो यहीं से लाइफ का पहला फॉर्म आना शुरू करता है। पैटर्न वही रहेगा जैसा हमने एनिमल और प्लांट किंगडम में पढ़ा था। तो अभी हमें प्री कैम्ब्रियन एरा में, प्री कैम्ब्रियन एरा, इसमें क्या होता है, शुरुआती लाइफ फॉर्म आया कितने समय पहले, 2000 मिलियन ईयर्स पहले। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये प्री कैम्ब्रियन जो एरा है इसमें पहला शुरुआती लाइफ फॉर्म्स आए 2000 मिलियन ईयर्स पहले। इसके बाद क्या हुआ, अगला एरा स्टार्ट होता है, वो है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जिसे हम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। हालांकि इसमें प्लांट्स के भी अर्ली लाइफ फॉर्म्स आए, लेकिन अगर हम एनिमल लाइफ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आया वो था एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स यहां काफी डोमिनेटिंग थे। इसका पहला, इसमें शुरुआती जो पीरियड है वो है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड क्या है, ये इसे हम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, क्योंकि यहां पर इनवर्टिब्रेट्स काफी जबरदस्त मात्रा में, मींस उनकी संख्या थी, इनवर्टिब्रेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी कैम्ब्रियन में। उसके बाद आर्डोविशियन आता है। आर्डोविशियन जो पीरियड है इसमें पहला जॉलेस फिश डेवलप हुआ। चूंकि मैंने आपको बताया ना कि यहां पर इनवर्टिब्रेट्स अगर हैं तो इसके बाद वर्टिब्रेट की ओर अब इवोल्यूशन बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं हम। यहां पर अगर मैंने कहा कैम्ब्रियन में अगर इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इसके बाद अगर एनिमल लाइफ की बात करेंगे तो यहां पर धीरे धीरे अब इवोल्यूशन किधर की ओर बढ़ेगा, आप बताइए ना। एनिमल किंगडम आप पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम में मैंने आपको बताया है कि अब लाइफ का फॉर्म्स धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की ओर बढ़ेगा। पहला जॉलेस फिश अपीयर हुआ था आर्डोविशियन में, लेकिन एनसीईआरटी ने गलत लिखा है। उसने अपीयर होने के बारे में जो टाइम डेटा दिया है वो 350 मिलियन ईयर्स एगो दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है। पहला जॉलेस फिश जो था वो 500 मिलियन ईयर्स पहले आया, लेकिन एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया उसे हमें मानना पड़ेगा, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन ये गलत डेटा है। ठीक है, पहला आया था आर्डोविशियन। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे करके सिल्यूरियन, अगला जो पीरियड आता है वो है सिल्यूरियन। अब सवाल यह है कि आपसे एरा के सीक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं। एरा कितने हैं, 4। इसके बाद
उसके सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया वो आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही यहां पर आपसे पीरियड के सीक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैम्ब्रियन के बाद कौन आया, ठीक है। तो अब आप कोई कोड बना लें, COSDCP ऐसे करके कुछ बना लें, या कोई आप स्लोगन बना लें, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऑर्डोविशियन में पहला जॉलेस फिश आया था, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी ने, ठीक है, तो उसको आप अपने तरीके से रख लें। फिर सिल्यूरियन में क्या हुआ, अर्लीस्ट लैंड एनिमल, धरती पर आने वाला एनिमल आया। इसके पहले जितनी भी लाइफ फॉर्म्स थी वो लगभग सी वाटर में थी। ऐसा नहीं है कि सी वाटर में ही, सी वाटर से जब एक बार लैंड पर एनिमल आ गए तो दोबारा वापस नहीं गए होंगे, बिल्कुल गए थे। एक्चुअली क्या होता है, कई बार अपने लाइफ को बेहतर सर्वाइव करने के लिए कई बार क्या हुआ, लैंड पर पहुंच करके कुछ सी में पहुंच गए। आपने देखा होगा तमाम मैमेलियन फिशेस के बारे में, इसको एनिमल किंगडम में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इसलिए आपने जो पढ़ा है वो चीज बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन इवोल्यूशन की प्रोसेस जैसा कि हम जानते हैं, सी वाटर से लैंड की ओर गया, तो उसी चीज को हम यहां इवोल्यूशन के द्वारा देख रहे हैं। हालांकि आगे चल करके कुछ लैंड से फिर सी में लौट आए, तो वो चीजें अपनी जगह पर है। तो ऑर्डोविशियन से फिर सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में क्या हुआ, अर्लीस्ट लैंड एनिमल आया। उसके बाद क्या हुआ, डिवोनियन, डेवोनियन में क्या हुआ, डेवोनियन के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, लैंड एनिमल आ गया, ठीक है, लैंड एनिमल आ गया, और यहां पर एम्फीबियंस बेहतर तरीके से, अगर आप बात करें एम्फीबियंस जो है बहुत बेहतर तरीके से कहां पर नजर आते हैं, एम्फीबियन बेहतर तरीके से नजर आते हैं डिवोनियन में। तो यहां पर क्या है कि डिवोनियन के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिवोनियन के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। डिवोनियन में पहला एम्फीबियन देखने को मिला था। अगर आप उसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में पहला क्या था, फिश था। फिश के बाद पहला, जैसे मैं अगर ऑर्डोविशियन के लिए कहूं तो यहां पर क्या था, फर्स्ट फिश के बारे में आइडिया यहां लगता है ना, फर्स्ट फिश यानी पहला इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की ओर जाने का इशारा मिल रहा था यहां पर। उसके बाद फिश, अगर इनवर्टिब्रेट से फिश के बाद क्या आ सकता है, एम्फीबियन आ सकता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर लैंड और डिवोनियन में आते आते यहां पर आप देखेंगे फिश में भी डेवलपमेंट काफी तेजी से चलता रहा। यहां पर जॉलेस फिश से फिर जॉ वाली फिशेस, जो कि मैंने आपको इवोल्यूशन के दौरान जितनी भी बातें पढ़ाई हैं एनिमल किंगडम में, वही चीजें यहां पर चल रही हैं। पहली फिश जॉलेस थी, उसमें फिर जबड़े वाले फिश आए, जबड़े वाले फिशेस में भी फिर क्या आया, पहले कॉन्ड्रैक्थीज, फिर ऑस्टियाइक्थीज आए, वो जो चीजें आप पढ़ते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, फिर बोनी फिशेस, तो वो यहीं से शुरू हो गए थे। और यहां तक आते आते खूब बड़ी संख्या में डिवोनियन पीरियड में फिश बहुत ज्यादा मात्रा में अपने आप को ग्रो किए, और इसे हम एज ऑफ फिश कहते हैं। और पहला एम्फीबियन लाइफ अब धीरे धीरे डेवलप हो गया, ठीक है। और डिवोनियन में ही क्या हुआ, पहली बार वैस्कुलर प्लांट भी आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि अब धीरे धीरे यहाँ प्लांट का भी डेवलपमेंट चल रहा था। एनसीईआरटी ने दिया नहीं, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला वैस्कुलर प्लांट जो है 410 मिलियन ईयर्स पहले पहला वैस्कुलर प्लांट आया। यहाँ तक के इवोल्यूशन में आपने क्या देखा, यहाँ तक आपने देखा वैस्कुलर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन, आपने देखा पीरियड्स कैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, ये आपने देखा। दूसरी चीज आपने देखा इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की ओर लाइफ बढ़ रहा है। तीसरी चीज आपने पढ़ा कि यहाँ पर फिश से होते हुए अब हम एम्फीबियन तक इवोल्यूशन ला चुके हैं। यहां पर प्लांट लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, बस आप इतना समझें कि एवैस्कुलर प्लांट लाइफ से अब वैस्कुलर प्लांट लाइफ तक हम यहां पहुंच चुके हैं। यहां पर अगर आप एक लैंडमार्क अगर आप कॉमन बनाएं डिवोनियन के लिए तो आप बना सकते हैं कि पहली बार क्या हुआ, लैंड की ओर जाने के लिए कोशिश की गई वैस्कुलर प्लांट के द्वारा भी। चूंकि वैस्कुलर प्लांट का मतलब ही था वैस्कुलर, जो वैस्कुलराइजेशन था यानी जाइलम और फ्लोएम जो बनाने की कोशिश थी वो यही थी कि लैंड पर बेहतर तरीके से सरवाइव किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं जाइलम करता क्या है, एक ऐसी स्ट्रैंड है जो कि पानी को नीचे से कैप्चर करेगा तभी तो ऊपर तक पानी पहुंचा पाएगा। वो काम यहां पर शुरू हुआ। इसी तरीके से आप देख रहे हैं प्लांट भी यहां तैयार हो चुका है लैंड पर जाने के लिए, और एनिमल भी जाने को तैयार हो चुका। पहला एम्फीबियन डिवोनियन में आया था। ये लैंडमार्क्स ऐसे बना करके आप याद करेंगे तो याद कर पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए आप प्लीज यहां पर लेकर के आए तो आप समझ पाएंगे। आपको पता है ना फिशेस का इवोल्यूशन धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। फिशेस का इवोल्यूशन चल रहा है। सबसे पहले इग्नोथा आया जिसमें लैम्प्रे और हैगफिश आप जानते हैं लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले आए।
और उसके बाद ग्नैथोस्टोमाटा, है ना, यहाँ जॉ वाली फिशेस थी, इसमें पहले आया कार्टिलेजिनस फिशेस और उसके बाद बोनी फिशेस आए, कॉन्ड्रैक्टीज और ऑस्टैक्थीज। कॉन्ड्रैक्टीज में शार्क और रेस थे, ऑस्टैक्थीज में बोनी फिशेस थी। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था और यहाँ पर आपने देखा, इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की अपनी ओर से कोशिश की है, लेकिन नहीं बन पाया होगा तो भी आपको इसको याद तो करना ही है। यहाँ पर आप समझिए डेवोनियन तक आते आते एक लैंडमार्क बना जिसमें वैस्कुलर प्लांट लाइफ और एम्फीबियन आ चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वैस्कुलराइजेशन और अच्छा हुआ और यहाँ पर सीडेड प्लांट्स कार्बोनिफेरस पीरियड में डेवलप होते हैं। यहाँ पर सीडेड प्लांट्स नजर आते हैं 360 मिलियन ईयर्स एगो पे, है ना। और इसके बाद आप देखेंगे एम्फीबियन से होते हुए आप यहाँ पर देखेंगे रेप्टाइल्स पहली बार आए पर्मियन में। पर्मियन में पहला रेप्टाइल आया 300 मिलियन ईयर्स पहले। इस तरीके से पर्मियन आया और ये पैलियोजोइक जो एरा है वो इसी के साथ खत्म हो जाती है। अब रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट होता है और इसमें भी एक खास रेप्टाइल जिसे हम जानते हैं ना, एक बहुत खास रेप्टाइल है, इसको मैं यहाँ आपको रब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम अगले एरा में बढ़ते हैं, एक खास रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायनासोर है। डायनासोर्स के बारे में पढ़ेंगे। डायनासोर्स के बारे में इसलिए मैंने आपको बताया चूंकि आपने जुरासिक पार्क और तमाम ऐसी हॉलीवुड की मूवीज में आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूं। मेसोजोइक एरा जिसे हम एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं, इसके पहले जो एरा आपने पढ़ा था वो पढ़ा था आपने पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में क्या था, इन्वर्टिब्रेट्स ज्यादा थे। अब की बार आप पढ़ रहे हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक को हम कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसमें शुरुआती पीरियड है ट्राइएसिक पीरियड, जिसमें पहला डायनासोर्स मिला ट्राइएसिक पीरियड में। इसके बाद जुरासिक पीरियड आया। यहां पर बड़ी संख्या में एज ऑफ डायनासोर्स यही है ना जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है। एनसीईआरटी ने सबसे बड़े सबसे हैवी जो डायनासोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको आप रट लीजिएगा, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए सवाल के रूप में आ सकता है। यहां पर सवाल यह था कि जुरासिक पीरियड में ही पहले बर्ड्स का डेवलप होना शुरू हुए और क्रिटेशियस तक आते आते क्या हुआ, डायनासोर्स डेवलप अब दुनिया से गायब हो गए, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो आप देखें यहाँ पर ट्राइएसिक से होते हुए क्रिटेशियस तक जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ डायनासोर आया और अंतिम मेसोजोइक पीरियड में ये आकर के खत्म हो जाता है। यहाँ तक हम पढ़े। यहाँ पर हमने बीच के पीरियड में जिम्नोस्पर्म की बात आती है और उनके भी डेवलपमेंट चल रहे होते हैं। यहाँ पर पहला फ्लावरिंग प्लांट 130 मिलियन ईयर पहले क्रिटेशियस पीरियड में डेवलप होता है। तो इस तरीके की चीजें हमने समझा। यहां पर क्रिटेशियस पीरियड में पहला फ्लावरिंग प्लांट आया। ये चीजें चूंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा, उन्हीं चीजों के साथ साथ मैंने कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है, लेकिन कोशिश किया है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ना रटना पड़े। यहां पर इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि कौन से पीरियड किस एरा से संबंधित हैं और किस एरा में कौन सी घटना घटी, कौन सा एरा किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेसोजोइक में जैसे रेप्टाइल्स की बात हम इसलिए करते हैं, आपने देखा भी होगा जुरासिक इसी में आता है, ठीक है, डायनासोर्स, जुरासिक पार्क, तो इसलिए आप यहां पर इसको आराम से याद कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है। कुछ स्लोगन बना लीजिए, उससे याद कर सकते हैं आप। सिनोजोइक सबसे लास्ट जो एडवांस एरा है, अभी रिसेंट एरा है, वो सिनोजोइक। तो इसमें क्या है, इसे हम एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। इसमें क्या है, दो पीरियड हैं, एक टर्शियरी और दूसरा क्वाटरनरी। टर्शियरी पीरियड में मैमल्स पहला आया और क्वाटरनरी में मैन पहला आया। तो ये प्रिमिटिव मैमल कब आए, टर्शियरी पीरियड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पूरा सीक्वेंस समझने की कोशिश किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एरा होते हैं और हर एरा में कई पीरियड होते हैं। इसकी एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को समझना जरूरी है और इसमें कैसे हम याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मेसोजोइक में आप डायनासोर को फोकस करके याद करिए। डायनासोर्स को अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे डायनासोर्स जब आए थे तो जो उनके जो प्लांट लाइफ फॉर्म्स थे वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स थे। जब आप जुरासिक पार्क मूवी देखते हैं तो उस समय जो प्लांट लाइफ फॉर्म्स था वो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट जैसे वो प्लांट लाइफ फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स भी उसमें दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि उन चीज़ों को आप जब रिलेट करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। जब डायनासोर की बात चल रही तो मेसोजोइक एरा है और उस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में उस सीक्वेंस को शो कर रही हैं कि उस समय की लाइफ
इसलिए कहा जाता है मूवीज़ भी देखना कई मामलों में अच्छी चीज़ें होती हैं। आप एक बार ज़रूर 5 मिनट 10 मिनट के लिए जुरासिक पार्क जरूर देखिएगा, उस पूरे माहौल को आप देख पाएंगे। दुनिया उस समय कैसे दिखती थी वो आपको नजर आएगा। तो वहाँ पर मेसोजोइक को आप याद कर लेंगे। सिनोजोइक एकदम रिसेंट है, इसमें 2 ही हैं ही, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके नीचे जब आप आते हैं, ठीक है, जब आप बात करते हैं पैलियोजोइक की, तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि धीरे धीरे शुरुआत हुआ। इसमें डिवोनियन को आप याद रखिएगा। डिवोनियन का एक लैंडमार्क ये है कि पहली बार वैस्कुलर प्लांट लाइफ उसी समय आया था। पहली बार आप शर्तिया तौर पे आप कह सकते हैं कि प्लांट भी अब काफ़ी हद तक लैंड पर जाने के लिए तैयार है, और उसी समय आप डिवोनियन में ही कह सकते हैं कि पहली बार एम्फीबियन आया, यानी दोनों ही तैयार थे अब जमीन की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, आप डिवोनियन के साथ एक बात और कह सकते हैं, एज ऑफ फिशेस। तो ये चीज़ें अगर आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो याद अपने आप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत और लैंडमार्क्स आप रिकॉल करिएगा, अच्छा होगा कि ये सारी बातें आप अपने किसी फ्रेंड के साथ एक बार और बोल दें। नहीं समझ में आया तो एक बार मेरा वीडियो लेक्चर दोबारा देखिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको जो सीक्वेंस है पीरियड्स का वो आपसे पूछा जा सकता है, एरा का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, कितने समय पहले क्या हुआ था, जो एनसीईआरटी ने जितने डेटा दे रखे हैं एटलीस्ट उतना आपको याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो बात हम लोगों ने किया उसमें सवाल कहाँ से बनने का है वो मैंने आपको बताया। सीक्वेंस याद करना है, टाइम ड्यूरेशन याद करना है, और उसमें कौन सी चीज़ कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हम टारगेट रखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स कब का इवोल्यूशन कब हुआ, तो जब हम बात करते हैं एनिमल्स का, तो एनिमल लाइफ 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट्स के रूप में डेवलप हुआ। यहाँ पर ये टाइम स्केल पर ये एक बड़ा लैंडमार्क है। इसके बाद एनसीईआरटी दावा करता है जॉलेस फिश का टाइम ड्यूरेशन 350 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि सही नहीं है। वैसे जॉलेस फिश पहला जो है 500 मिलियन ईयर्स पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने जो बोल दिया है वही हमें याद करना है, तो आप ये ड्यूरेशन याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, फिशेस से फिर एम्फीबियंस की ओर इवोल्यूशन बढ़ा, और ये इवोल्यूशन का इशारा कई बार कनेक्टिंग लिंक से मिलता है। जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, आर्कियोप्टेरिक्स है जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ऐसे नियोपेलाइना था, बहुत सारे अलग अलग फाइलम को जोड़ने वाले आप देखेंगे तमाम कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पता चलता था। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बात करते हैं तो वो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक था। ऐसे ही यहाँ पर फिश और एम्फीबियंस के बीच में लिंक बनाता हुआ एक फिश था सिलोकैंथ, उसके बारे में पता चलता है, जिसकी स्टडी करने से पता चला कि एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स की ओर यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ सिलोकैंथ के बारे में हम देखते हैं, तो सिलोकैंथ फिश की मदद से जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि फिश से एम्फीबियन की ओर इवोल्यूशनरी प्रोसेस गई होगी। ऐसे ही आप बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स हैं, अब उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते चूंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन आप समझें यहाँ सिलोकैंथ ने किसका लिंक बताया था, फिश से एम्फीबियन की ओर जाते हुए। तो इसके लाइफ फॉर्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये था कि इसने इशारा किया हाँ इवोल्यूशन प्रोसेस एक लाइफ फॉर्म से दूसरे लाइफ फॉर्म के लिए हुई है। इसके बाद जब एम्फीबियंस आ गए, एम्फीबियंस कब आए मैंने आपको बताया डिवोनियन पीरियड में। उसके बाद डिवोनियन पीरियड से आगे बढ़ते हुए रेप्टाइल्स तक। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि इवोल्यूशन होता है, और यहाँ पर रेप्टाइल, पहला रेप्टाइल कब आया, पहला रेप्टाइल जो आया, जैसे मैंने आपको बताया था पहला एम्फीबियन आया था डिवोनियन पीरियड में, आया था ना डिवोनियन पीरियड में, आपको याद होगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं यहाँ पैलियोजोइक एरा के, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिवोनियन पीरियड में, पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियन पहला आया, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके इससे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। डिवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, और उसके बाद यहाँ पर आगे जब हम बढ़ते हैं रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, बात समझें, डिवोनियन में पहला एम्फीबियन आया और फिर कार्बोनिफेरस को आप छोड़ दें। रेप्टाइल्स पहली बार कब आए थे, ये आए थे पर्मियन पीरियड में। कब आए थे, पर्मियन पीरियड में। और आपको बता दें ये पर्मियन पीरियड में पहली बार रेप्टाइल्स आए थे। इसको एक बार यहाँ लिंक करके प्लीज आप दिखा दें तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डिवोनियन के बाद फिर मैंने आपको बताया कार्बोनिफेरस को आप भूल जाएं। डिवोनियन के बाद फिर आप कार्बोनिफेरस को भूल करके फिर आप पर्मियन याद रखें। डिवोनियन में पहला एम्फीबियन आया था और उसके बाद यहाँ पर पहला रेप्टाइल आता है पर्मियन में। जब पहला रेप्टाइल आया तो पर्मियन के बाद आपको पता होगा कि रेप्टाइल जो आया 300 मिलियन ईयर्स पहले आया, और इसके बाद का जो ड्यूरेशन है क्रिटेशियस तक का,
अगर आप देखें क्रिटेशियस तक का, तो लगभग क्रिटेशियस पीरियड आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले, 100 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड को माना जाता है। और यहां पर पर्मियन पीरियड को जो हम मानते हैं वो 300 मिलियन ईयर्स पहले के टाइम पीरियड को मानते हैं। तो इस बीच के ड्यूरेशन में जहां पर रेप्टाइल पहली बार आया और इवॉल्व करता है, और बीच का जो 200 साल का जो गैप है 200 ईयर्स का, इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसी ने राज किया इस धरती पर, तो वो थे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ने दुनिया पर राज किया, इसीलिए मेसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स हम कहते हैं। इस दौरान आप जुरासिक पार्क जो मूवी देखते हैं उसमें यही सारी चीजें हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि पहला रेप्टाइल आ जाने के बाद अगले 200 सालों तक इसका अपना एक क्षेत्र, एक जैसा अपनी पूरी दुनिया में इन्होंने राज किया। अलग अलग फार्म्स में रेप्टाइल्स है, जिसमें डायनासोर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। यहां पर प्लीज अब आप इधर एक बार फिर से आप फोकस करें तो आप समझ पाएंगे कि अगले 200 मिलियन ईयर्स तक डिफरेंट साइजेस ऑफ रेप्टाइल्स के डोमिनेट किए इस धरती पर। इसमें आपने अलग अलग तरीके से देखा होगा। और करीब आज से, मैंने आपको बताया था ना, डायनासोर्स कब डिसअपियर हुआ, आप बताएं। मैंने वैसे बताया था क्रिटेशियस में ये डिसअपियर होता है, ठीक है। एक बार में पढ़ने से याद नहीं होगा। क्रिटेशियस पीरियड में आकर के ये डिसअपियर होते हैं। क्रिटेशियस पीरियड में ये डिसअपियर होता है, और वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो क्रिटेशियस पीरियड का 100 मिलियन ईयर्स पहले है। लेकिन अगर आप इसको काफ़ी स्पेसिफाई करके, अगर आप डायनासोर्स के टर्म्स में समझना चाहते हैं तो 65 मिलियन ईयर्स पहले है। वैसे क्रिटेशियस पीरियड 100 मिलियन ईयर्स पहले था, और उसी दौरान डायनासोर्स डिसअपियर हुए। एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है 65 मिलियन ईयर्स पहले। तो इस तरीके से रेप्टाइल्स के बारे में हमें पता चलता है। रेप्टाइल्स के खत्म होने से पहले ही दुनिया में बर्ड्स आ चुके थे। बर्ड्स कब आए थे, आप देखें क्रिटेशियस से पहले ही। आप यहां पर देखें, प्लीज यहां फोकस करें तो आप देख पाएंगे क्रिटेशियस में जब रेप्टाइल्स इस दुनिया से धीरे धीरे उनका दुनिया से वर्चस्व खत्म हुआ, उससे पहले ही बर्ड्स आ चुके थे। और बर्ड्स दुनिया में अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, और उसी के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे मैमल्स भी आ गए। तो आगे चलकर के मैमल्स किस तरीके से मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो गई है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रेप्टाइल यहां खत्म होने वाला है। रेप्टाइल का जो डाइवर्सिटी था, जो एक क्षेत्र जो दुनिया पे राज था, वो धीरे धीरे अब उसको चुनौती मिलेगी बर्ड्स से और मैमल से। बर्ड्स यहां पर है और मैमल्स अब आने वाले हैं। यहां पर एक इंफॉर्मेशन जो सिलोकैंथ फिश के बारे में दिया गया है, इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक के रूप में आइडिया देता है कि फिश से एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने एक इसमें सीक्वेंस बनाने की कोशिश किया ताकि आप लाइफ के एवोल्यूशन को आप समझ सकें। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों को एक साथ लिंक करें। यहां पर सवाल कहां से बनेगा वो भी मैंने आपको बताया। सारे ड्यूरेशन आप याद रखें, कौन सा एरा किस सीक्वेंस में है, कौन सा पीरियड किस एरा का है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।